ऑलराइट क्लास, वेलकम बैक। आई होप आवाज़ क्लियर होगी। सो दिस इज़ आवर सेकंड सेशन ऑफ टुडे। इसकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूँ साथ साथ। वेट अ मिनट। राइट। सो जिस तरह से ईमेल में भी मैंने आप लोगों को बताया, और ईमेल आप लोगों ने पढ़ी होगी होपफुली। एक दफ़ा मैं भी आपको समझा दूँ, वरना कन्फ्यूजन हो जाती है अक्सर कि कौन सी क्लास, क्योंकि जब क्लास का टाइम यूजुअल टाइम से मैच नहीं हो रहा होता तो थोड़ी बहुत आगे चीज़ें हो जाती हैं। सो देर इज़ अ चांस कि नेक्स्ट थर्सडे, यानी कि कल नहीं, कल तो हमारी क्लास होगी, बट नेक्स्ट थर्सडे को हमारी क्लास ना हो। सो देर वॉज जस्ट अ चांस, मैं आपकी क्लास डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था, बट देन आज मुझे आपके जो अप्लाइड फिज़िक्स के टीचर हैं उन्होंने बताया कि आपकी अप्लाइड फ़िज़िक्स की क्लास किसी वजह से आज नहीं होगी। सो आई थॉट कि क्यों ना इस टाइम को हम अवेल कर लें और एक प्री मेकअप रख लें, जस्ट इस हंच पे कि हो सकता है कि नेक्स्ट थर्सडे को हमारी क्लास डिस्टर्ब होगी, तो उससे पहले ही हम उसको जो है वो मेकअप कर लें, प्री मेकअप कर लें। सो जो नेक्स्ट थर्सडे की क्लास है वो मैंने आज अभी क्लास सेशन रख लिया है। वो कल जो हमारा थर्सडे है उसको तो होगी क्लास आपकी, बट जो टाइम टेबल मैंने आपको भेजा है वही टाइम टेबल मैं आपके सामने यहाँ पर शेयर भी करता हूँ, और इसको एक दफ़ा देख लें आप। ये ईमेल मैंने आप लोगों को की है। राइट, ये अगर थोड़ा सा विजिबल है, आई थिंक यार थोड़ा सा विजिबल है। सो वेडनेसडे को एक सेशन तो हमारा हुआ है। अच्छा, ये भी हमने 4 बजे कर लिया, वरना ये आपको पता है यूजुअली 5 से 6:30 हो रहा होता है, बट इसको 4 PM से लेके 5:30 मैंने मूव किया ताकि हम 7 PM तक अपनी क्लासेस ख़त्म कर लें आज, वरना हमारी क्लास फिर नेक्स्ट सेशन जो है वो 8 बजे तक जाता। सो ये 4 to 5:30 मैंने कर दिया, और ये जो क्लास है बेसिकली जो अभी हमारी स्टार्ट हुई है, दैट इज़ 5:30 to 7 PM। दिस इज़ एक्चुअली द क्लास दैट आई मूव्ड फ्रॉम द नेक्स्ट थर्सडे, विच इज़ 24th वाला जो थर्सडे है उससे मैंने मूव कर दी है ये क्लास। और ये अभी हो रही है हमारी क्लास 5:30 to 7। कल वाली क्लास हमारी रेगुलरली जिस तरह होती है रूटीन में उसी तरह होगी, उसी वक्त पे। और नेक्स्ट वेडनेसडे को हमारी जो क्लास है वो भी रूटीन होगी जिस तरह से हमारी होती है 5 to 6:30। बट जो नेक्स्ट थर्सडे वाली क्लास है, जिस तरह से मैंने अभी कहा कि उसकी मेकअप हम अभी ले रहे हैं, तो इस वजह से नेक्स्ट थर्सडे को हम कोई क्लास नहीं लेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट थर्सडे तक का सारा प्लान है, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू अगर आपके जहन में ये सारी चीज़ें रह जाएँ एटलीस्ट नेक्स्ट वीक तक, ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अच्छा, अभी की क्लास का एजेंडा मेरे जहन में पहले से भी था, और अभी मेरे पास एक स्टूडेंट ने ईमेल भी की कि असाइनमेंट 2 का जो है उसके थोड़ा सा जो है रिजर्वेशंस हैं कि उसमें मार्क्स या तो क्यों कम आए हैं या उसको किस तरह से सॉल्व करना था। काफ़ी स्टूडेंट्स ने कुछ सवाल छोड़ भी दिए थे। तो आई विल टेक अ फ्यू मिनट्स। आई होप कि हमारी पूरी क्लास इसमें ना चली जाए, लेकिन अगर चली भी जाती है तो दैट्स ओके। असल मकसद ये है कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। टॉपिक्स हम आगे चलकर, अगर आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएंगी तो आगे चल के हम टॉपिक्स को थोड़ा सा स्पीड में भी मूव कर सकते हैं। सो दिस वाज योर असाइनमेंट नंबर 2। मैं एक एक सवाल उठाकर उसका जल्दी जल्दी सोल्यूशन आपके सामने डिस्कस भी कर लेता हूँ और लिख भी देता हूँ, बजाय इसके कि मैं सबको बताऊं कि उनके मार्क्स क्यों काटे गए हैं। मैं आपके सामने सोल्यूशन रख दूंगा और आपको थोड़ा बहुत के अंदाज़ा हो जाएगा कि क्यों आपके मार्क्स कटे हैं। ठीक है, और आपने क्यों असाइनमेंट, कुछ सवाल तो स्टूडेंट्स ने अटैम्प्ट भी नहीं किए। सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट बाय क्वेश्चन नंबर 1। सारे क्वेश्चंस को हम वन बाय वन देख लेते हैं। चलें जी। सो असाइनमेंट नंबर 2 की के क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखते हैं। राइट अ सी प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इनपुट बाय यूज़र इज़ एन इवन नंबर और नॉट। ये वो प्रोग्राम है जो कि हम हज़ार दफ़ा कर चुके हैं। हम एक वेरिएबल बनाएंगे, हम यूज़र को कहेंगे कि सॉरी, नॉट सी आउट, वी आर नॉट इन सी प्लस प्लस। वी विल टेल द यूज़र टू एंटर अ नंबर। ठीक है, यूज़र कोई नंबर एंटर करेगा जिसको मैं स्कैन कर लूँगा अपने बनाए हुए वेरिएबल के अंदर। कोई क्वेश्चंस बीच में आते जाएं तो पूछते जाइएगा। ओके, स्क्रीन शो नहीं हो रही, सॉरी 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 सॉरी। ओके, आई होप इट्स ओके नाउ। सो एंटर अ नंबर यूज़र को मैंने कहा, क्या पूछ रहे थे हम, सॉरी, क्वेश्चन क्या था?
इज़ एन इवन नंबर और नॉट, यूज़र से नंबर तो ले लिया, अब सिर्फ ये है कि हमने ये चेक करना है अगर x mod 2 इज़ इक्वल टू 0 तो वी कैन से कि प्रिंट एफ इट इज़ इवन, इवन और नॉट था ना सवाल, इवन नंबर और नॉट, तो वी विल से इट इज़ इवन। ये सवाल तकरीबन सब नहीं सही किया है, इट इज़ इवन। अगर ऐसा नहीं होता है तो वी विल से के it is odd. So this is the solution of question number 1. तो ये एंटर अ नंबर, अगर मैं एंटर करता हूँ 6 तो इट इज़ कह रहा है इट इज़ इवन। अगर मैं एक दूसरा नंबर एंटर करता हूँ, दूसरा नंबर एंटर करता हूँ से 7 तो ये कहेगा इट इज़ ऑड। जबकि सवाल ये नहीं है कि इट इज़ ऑड या इवन, बल्कि इट इज़ नॉट इवन कर देते हैं। वी डोंट नो कि इट इज़ ऑड और नॉट, वी जस्ट नो कि इट इज़ नॉट इवन, क्योंकि हम एल्स में आए, हमने ऑड की कंडीशन चेक नहीं की है अभी, हमने सिर्फ ये कहा है कि नंबर इवन नहीं है। हो सकता है कोई ऐसा नंबर भी हो जो कि इवन भी नहीं हो, ऑड भी नहीं हो, तो वी आर जस्ट सेइंग कि नंबर इवन नहीं है, वी कांट से कि ऑड नहीं है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ सी प्रोग्राम टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर इन फ्लोट वेरिएबल, देन ब्रेक द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इनटू 2 इंटीजर्स, वन नंबर बिफोर द डेसिमल पॉइंट एंड वन नंबर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, देन प्रिंट द कैरेक्टर वैल्यू ऑफ द टू नंबर्स, विच मीन्स ये पूरा सवाल ये कह रहा है कि यूज़र से एक फ्लोट वेरिएबल एंटर करवाएं। फ्लोट वेरिएबल यूजुअली क्या होता है, फॉर एग्जांपल 98.45, इसको हमने ब्रेक डाउन करना है दो हिस्सों में, एक डॉट से पहले वाला नंबर और एक डॉट के बाद वाला नंबर, ये दो अलग अलग वेरिएबल में सेव हो जाएगा। जब ये सेव हो जाएगा तो इन दोनों की कैरेक्टर वैल्यूज़ हमने प्रिंट करनी है। फॉर एग्जांपल 98 की कैरेक्टर वैल्यू होती है b, 45 की कैरेक्टर वैल्यू होती है 0, तो ये कैरेक्टर वैल्यूज़ हमने इसकी प्रिंट करवानी है। तो स्टार्टिंग बाय, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, लिखा रहे बेशक यहाँ पे, स्टार्टिंग बाय प्रिंटिंग एफ, प्रिंट एफ, और एक नंबर जो है वो इनपुट ले लिया जाए। रिमेंबर कि हम फ्लोट इनपुट ले रहे हैं तो वी विल यूज़ एफ। अब हमने काम ये करना है, अब ये काम करने के 2-4 तरीके हैं, सिर्फ एक तरीका नहीं है ये काम करने का। मैं कोई एक पर्टिकुलर तरीका इस्तेमाल कर लेता हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा। फॉर एग्जांपल यूज़र ने एंटर किया 98.45, इसको मैं कैसे ब्रेक करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अगर मुझे ब्रेक करना है तो मुझे दो तरह के वेरिएबल चाहिए होंगे, एक एक्स और एक वाई, या ए और बी कर लेते हैं। ए और बी दो वेरिएबल्स मुझे चाहिए, ए के अंदर फर्स्ट पार्ट आएगा और बी के अंदर सेकंड पार्ट आ जाएगा, ठीक है। बट हाउ टू ब्रेक इट डाउन, मुझे ये तो पता है कि अगर मैं ए को ए के अंदर स्टोर करता हूँ एक्स, अगर मैं ए के अंदर एक्स स्टोर करता हूँ तो 98.45 स्टोर हो जाएगा। लेट सपोज फॉर एग्जांपल कि आपने ए के अंदर सिर्फ स्टोर करवा दिया एक्स, तो 98.45 स्टोर हो जाएगा, जबकि मैं 98.45 स्टोर नहीं करवाना चाह रहा। लेकिन इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर 98.45 नहीं बल्कि 98 ही सेव होगा। वाई, कोई बता सकता है क्यों? ए की वैल्यू अगर मैं प्रिंट करूं तो 98 ही प्रिंट होगी, गिवन कि मैंने 98.45 जो है वो लिखा है। 98.45, रिमेंबर कि मैंने प्रिंट की है ए की वैल्यू, ए के अंदर 98 स्टोर हो रहा है, कम ऑन, ए के अंदर 98 स्टोर हो रहा है। वाई? बिकॉज ए इज़ एन इंटीजर, और इंटीजर में हमने ये कहा था कि इंटीजर में अगर आप पॉइंट्स की कोई भी वैल्यू स्टोर करवाना चाहेंगे तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को वो इग्नोर कर देगा, सिर्फ उससे पहले वाली वैल्यू स्टोर करेगा। यानी एक वैल्यू तो मेरे पास अलग हो गई, ए इक्वल टू एक्स हो गया। अब सवाल ये होता है कि b को मैं किस तरह से अलग करूं, यानी कि b के अंदर मुझे क्या चाहिए, b के अंदर मुझे चाहिए 45। क्या कहते हैं, किस तरह से आएगा b के अंदर 45, यूजिंग x या यूजिंग a? अब तो हमारे पास a भी है, तो b के अंदर मैं 45 कैसे स्टोर करूं? मैं भी थोड़ा सा सोचता हूं, आप भी सोच के बताएं कैसे हो सकता है ये चीज़। जी, किसी के पास आइडिया नहीं है कोई, कैसे होगा? चलिए मैं अपना आइडिया जो मेरे जहन में अभी आ रहा है मैं वो कर देता हूँ, एंड दैट इज़ के आपको पता है कि x की वैल्यू तो कंप्लीट पूरी वैल्यू है 98.45 या 36.362 वॉट एवर, जो भी वैल्यू है। लेकिन हमें ये पता है कि अगर मैं उसमें से a माइनस कर देता हूँ तो क्या जवाब आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आखिरी वाली वैल्यू बच जाएगी। अगर मैं सिर्फ कहता हूँ ना x माइनस a,
ए के अंदर क्या था, स्टार्टिंग वैल्यू में पहले से स्टोर कर चुका हूँ ए के अंदर, ठीक है। और x में से अगर मैं a निकाल दूंगा, यानी कि इस पूरी वैल्यू में से एक पर्टिकुलर वैल्यू हम अगर एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, इसमें से अगर मैं a माइनस कर दूंगा तो जवाब क्या बच जाएगा मेरे पास, 0.45 बच जाएगा, क्योंकि a पूरा का पूरा निकल जाएगा 98, तो 0.45 बच जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इस पूरे नंबर को सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ट करना है एक जिसको कह लेंगे इंटीजर टाइप वैल्यू में, ठीक है। सो 0.45 को अगर मैं 45 में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट बिकम्स 45। तो 1 मिनट के लिए अगर हम जल्दी से देखें कि क्या क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, ये आपकी a की वैल्यू है और ये आपकी b की वैल्यू है। पहले a की प्रिंट कर रहा हूँ, फिर b की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ। लेट्स सी हमारे पास क्या जवाब आता है। एंटर अ नंबर 98.45। a की वैल्यू 98 आ रही है, b की वैल्यू कुछ चेंज हो गई है, वाई? तो बता सकता है क्यों, क्या गलती की है मैंने? अच्छा, बैक स्लैश एन लगाना था, वो एन का मसला है। अच्छा 44 तो सही आ रहा है, ठीक है ठीक है। इट्स 45 एक्चुअली, बट ये 44 कर रहा है। चलें इसको भी देखते हैं अगेन। एंटर अ नंबर 98.45। 98 अलग हो गया और 44 आ रहा है, 45 नहीं आ रहा। कोई बता सकता है क्यों? वाई इज दैट सो? व्हाट इज x माइनस ए? और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 100 से तो क्यों नहीं आ रहा 45? प्रिंट करके देखते हैं x माइनस ए क्या है बेसिकली। आप मेरी अगर हेल्प नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आपने या तो खुद ये सवाल किया नहीं है, और अगर किया है तो फिर आपको खुद अंदाज़ा होगा कि वो कैसे किया है और उसका जवाब क्या आ रहा है। 0। वाई इज x माइनस ए 0? x माइनस ए 0 क्यों आ रहा है? x की वैल्यू तो है ना, x माइनस ए 0 क्यों प्रिंट हो रहा है? x माइनस ए 0, वाई? क्या गलती हो रही है यहाँ पर? $98 माइनस 98 हो रहा है। अच्छा हाँ, ठीक 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 ठीक, सही 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 सही, ऑल राइट, गॉट इट। 98.45 था तो ये ठीक है, 0 हो रहा है। वाई? बिकॉज x माइनस ए, चूंकि a एक इंटीजर है, इस वजह से जब आप इसमें से निकाल रहे हैं तो ये x माइनस ए को, इसकी इंटीजर वैल्यू तो 0 ही आ रही है, ठीक है। जब इसको आप निकालते हैं, x एक इंटीजर नहीं है और a एक इंटीजर है, जब आपके पास जवाब 0.45 आता है तो ये जवाब 0 ही रहता है, बिकॉज आप इसकी इंटीजर वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। हाँ, अगर आप इसकी फ्लोट वैल्यू प्रिंट करें तो आपके पास जवाब सही आएगा। ये गलती हम कर रहे थे। गुड, थैंक यू मुजीब शेख। एग्जैक्टली जवाब नहीं दिया आपने, बट आपके कमेंट से मुझे याद आ गया कि क्या गलती आप कर रहे हैं। सो 98.45, देयर इट इज़। ये आपके पास जवाब आ रहा है 0.449997, जबकि एक्चुअली 0.45 है। क्यों आ रहा है ये? फ्लोट के अंदर हमेशा इस तरह होता है कि वो आपकी जो वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को आप लिमिट नहीं कर सकते। आपने अगर 0.45 किया है तो इट्स नॉट एक्चुअली 0.45। जब ये जाकर स्टोर होगी मेमोरी के अंदर तो इट टेक्स सम। फ्लोट के अंदर एक ऐसा बिट भी होता है जो कि, जिस तरह से हमने स्ट्रिंग में देखा था ना, स्ट्रिंग में एक ऐसा बिट हमें चाहिए होता है जो कि नल कैरेक्टर के लिए हो। इसी तरह फ्लोट में भी जब इतना बड़ा वेरिएबल आ रहा होता है आपके पास तो वो 45000000 स्टोर नहीं करता, बल्कि स्टोर करता है 49999 एट द लीस्ट, जितना वो सेव कर सकता है एक बिट निकालने के बाद। सो 0.45 की जगह उसने 0.47 या वॉट एवर जो भी उसने वैल्यू ली है वो ली है। बट हम इसको चेंज इस तरह से भी कर सकते हैं कि लेट सपोज कि अगर वो 44 कर रहा है इसकी वैल्यू, अगर वो ये कहता है कि 44 है, जो कि अभी हमने करके देख ली है कि ये 44 है, तो बजाय इसके कि मैं इसको यहाँ पर बी ही प्रिंट कर रहा हूँ मैं,
इससे हमारे हिसाब से 45 आ जाना चाहिए था, लेकिन आ रहा 44 है। सिमिलरली अगर मैं कोई दूसरा नंबर लेकर देखता हूँ तो उसके अंदर भी हम एक चीज़ देखते हैं। अगर हम नंबर लेते हैं फॉर एग्जांपल 87.64, तो बी के अंदर 63 आ रहा है, यानी कि हमेशा एक वैल्यू कम आ रही है। तो हम इसमें ये सोल्यूशन कर सकते हैं कि आपको पता है कि बी के अंदर हमेशा एक वैल्यू कम आ रही है, तो आप क्यों ना जो आपकी कंप्लीट वैल्यू है उसमें +1 करके आप सेव करवा दें, क्योंकि आपको पता है हमेशा फ्लोट में इस तरह का काम तो हो रहा है कि आपको वो एग्जैक्ट नंबर सेव नहीं कर रहा है, एक कम करके कर रहा है, तो मैं +1 करके सेव करवा देता हूँ। अब मैं जो नंबर भी दूंगा वो नंबर 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा यूजिंग दिस फार्मूला। फॉर एग्जाम्पल आई से 76.73, okay, in this particular case it becomes 74. what should be the solution? किसी के जहन में आ रहा है कुछ? चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको 1 मिनट के लिए इग्नोर करके अपना सोल्यूशन ले लेते हैं और फिर इस एक नंबर वाले इशू पर आते हैं। अच्छा ये दो अलग तो हो गए, लेकिन हमने इसकी कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट करवानी है, हमने इसकी डिजिटल वैल्यू प्रिंट नहीं करवानी, डेसिमल वैल्यू प्रिंट नहीं करवानी। विच ब्रिंग्स अस टू हियर 98.67 फॉर एग्जाम्पल। स्मॉलर बी और कैपिटल बी प्रिंट हो रहा है, क्यों? क्योंकि 98 की कैरेक्टर वैल्यू स्मॉलर बी है और 67 की कैरेक्टर वैल्यू जो है वो कैपिटल बी है। अब वो एक अलग बात है कि आपको एग्जैक्ट वो नंबर नहीं मिल रहा, दैट्स ओके। जब मैंने चेकिंग की है तो इतनी ज़्यादा चेकिंग नहीं की है। आप लोगों के सोल्यूशन में भी जिसने ये अटैम्प्ट किया था क्वेश्चन, उसमें यही था कि एक आधे नंबर की गुंजाइश हो जाती है फ्लोट के अंदर। लेकिन एक पॉइंट जो कि मेरे जहन में आ रहा था, निकल गया, चेकिंग करते हुए भी आया था वो पॉइंट जहन में, वो ये कि यस, it's not always going to be 98.45 or 47.67. the number might be, हो सकता है कि नंबर हो 765.87654। तो इस पर्टिकुलर केस में चले 765 तो अलग हो जाएगा इस ये करने से। आप इंटीजर में डालेंगे तो वो अगली चीज़ को इग्नोर कर देगा, 765 सेव हो जाएगा ए में। बी के अंदर x माइनस ए जब आप करेंगे तो जवाब आ जाएगा 0.87654। आप उसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b के अंदर सेव हो जाएगा 87.654, यानी कि जस्ट 87 सेव हो रहा होगा, 654 इग्नोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पर हम एक लिमिट दे देते हैं, हम ये कहते हैं कि 100 से मल्टीप्लाई ना करें। फॉर एग्जांपल आप क्या कहते हैं, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप 100 से मल्टीप्लाई ना करें। हो सकता है कि आपका इंटीजर जो आपका दूसरा नंबर पॉइंट के बाद वाला जो नंबर आ रहा है, हो सकता है कि वो 2 डिजिट्स का हो सकता है, कि वो 1 डिजिट का हो सकता है, कि वो 4 डिजिट का हो। इसका मतलब है कि मैं हमेशा इसको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, बल्कि पहले इसको माइनस कर दूंगा और फिर उसके डिजिट्स काउंट करूँगा। यानी कि 1 बाय 1 में उसको 10 से मल्टीप्लाई करता रहूँगा जब तक कि 0 पर नहीं पहुँच जाता मैं। ठीक है, जब तक कि उसके जो नंबर है वो 0 नहीं हो जाता। जैसे कि फॉर एग्जांपल, बड़ी टिपिकल बात है अगर आप समझें यहाँ पर तो, और यही सवाल मैंने पहले दिया था और चौथा सवाल जो है वो भी इसी चीज़ के ऊपर बेस कर रहा है। देखें यहाँ पर b पे मेरे पास क्या आ जाएगा, b में मेरे पास पॉइंट के बाद वाली वैल्यू आ जाएगी, विच कैन बी 0.456, कैन बी 0.3 जस्ट, कैन बी जस्ट 0.96854, कितने भी डिजिट्स हो सकते हैं, आई डोंट नो कितने डिजिट्स हैं। तो मैं कैसे उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करूँ? अगर मल्टीप्लाई बाय 100 इसको करूँगा तो इट बिकम्स 45 जस्ट, जबकि होना चाहिए 456। और इसको मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इट बिकम्स 30 नॉट 3। इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इट बिकम्स 96 नॉट 96,854। तो जब आप ये काम नहीं कर सक रहे तो इसका मतलब है कि आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि डॉट के बाद कितनी दफ़ा आपने मल्टीप्लाई करना है, कितने नंबर से करना है, 10 से करना है, 100 से करना है, 1000 से करना है, किससे करना है। तो हमें कम से कम ये तो पता है कि 10 से तो करना है हमको। तो हम ऐसा काम करते हैं, हम ये कहते हैं कि b की जो आपको वैल्यू आई है उसको पहले करते हैं मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, उसके बाद ये चेक करें, मैं कंडीशन लिख देता हूँ, सिर्फ इफ़ नहीं लिख रहा हूँ। उसके बाद ये चेक करें कि क्या आपका जो b है
चलो मैं आपको डायरेक्ट लिख के ही बता देता हूँ क्या है, फिर हम उसको समझ लेंगे। सोच, एक बंदे की सोच दूसरे बंदे के अंदर मुंतकिल करना बड़ी एक एक चैलेंजिंग चीज़ होती है। मैं आपको सिखा सकता हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या है, वो किन स्टेप्स से सोच के मैं गुजरा हूँ उनके ऊपर, वो हम देखते हैं अगर समझ सकते हैं तो। सो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि आपके पास बी तो आ गया, जब जब वो बी ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है ना, तब तक आपने एक काम करना है, और वो काम क्या है, आपने बी को मल्टीप्लाई कर देना है, सॉरी बी को नहीं, जब जब आपका, चलें एक्स को ही हम मैनिपुलेट कर देते हैं ना, एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए, जब जब आपका x जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है, तब तक आप b इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय 10, x की जो वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय 10 होकर b में चली जाए, और x में से वो वैल्यू माइनस हो जाए, x माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस बी। I don't know if that is the correct thing. I would have to use notepad. Just give me a minute. तब तक आप भी सोचें इसके ऊपर मैं क्या कहाँ तक आना चाह रहा हूँ और क्या सही सोल्यूशन होगा इसका। I will have to use my notepad. Just give me a few minutes. All right class. No any solution? किसी के पास solution नहीं आया? So the condition would be, I hope that would work, not equal to 0 and x should be x into 10. b को ही यूज़ कर लेते हैं बेशक, x mod 10 जब तक हमारे पास ना हो, b इज़ x को रहने देते हैं, x माइनस, यहाँ पर भी b इक्वल टू एक्स माइनस ए हो जाएगा, जब तक कि b mod 10 नहीं होता तब तक मैं इससे मल्टीप्लाई बाय 10 करते रहे हैं, और जैसे ही हो जाता है तो फिर एक दफ़ा हमको डिवाइडेड बाय 10 भी करना पड़ेगा। आई थिंक let's see what the answer is going to be. .45 कैरेक्टर प्रिंट किया है हमने, डेसिमल वैल्यू ही प्रिंट कर लेते हैं फ़िलहाल। .9845 ज़ीरो, वाई ज़ीरो, अगेन वही मसला कर रहे हैं शायद हम जो पहले कर रहे थे थोड़ी देर पहले। एक्स माइनस ए और ये इंटीजर में सेव होगा तो ठीक है वो ज़ीरो हो जाएगा, राइट। सो दिस शुड बी अ फ्लोट वेरिएबल जब तक के ये काम नहीं हो जाता पूरा। सो इट शुड नॉट बी इंटीजर, इट शुड बी फ्लोट जब तक के हम डील नहीं कर लेते अपने सारे डिजिट्स के साथ। ओके, व्हाट इज़ द एरर? ये वो एरर है जो आपने अगर असाइनमेंट की होती तो आपको आपके सामने आ जाता खुद ही। इनवैलिड ऑपरेशन, आप मॉड नहीं निकाल सकते, एक मॉड, एक क्या कहते हैं उसको, हमारी मीटिंग एंड हो जाएगी 10 मिनट में, हम फिर ज्वाइन करेंगे। हम मॉड नहीं निकाल सकते एक फ्लोट वेरिएबल का, तो यहाँ पर फिर हमारे जो है वो एक तरह से हाथ बंध जाते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं b को एक बहुत बड़े नंबर से, और फिर उसमें से ये जांचने की कोशिश करते हैं कि वो नंबर कहाँ तक था। फॉर एग्जांपल मैं इसको इतने से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जो भी वैल्यू आती है उसको इतने से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग अ लिमिट ऑफ के, फॉर एग्जांपल डॉट के बाद कितने हैं ये, 6 या 7, जितने भी, इतने वेरिएबल डिजिट्स आ सकते हैं, उसके अलावा नहीं आ सकते। तो अगर ऐसा है तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई करने के बाद b जो है इट विल स्टिल बी एन इंटीजर, ताकि मैं इसके ऊपर मॉड्यूलस के ऑपरेशन अप्लाई कर सकूँ। .9845 एंड दैट इज़ अवर आंसर। ठीक है, अब सही आ रहा है वो, बट द क्वेश्चन हेयर इज़ कि हम इसको अब 45 में कैसे कन्वर्ट करें, हाउ कैन बी कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर नंबर इनटू 45। सो एनी गेसेस किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं? पहली बात तो ये कि यू आर सीइंग के यहाँ पर नंबर b
अलग हो गया है, पॉइंट 1/1/1 ये चीज़ हो रही है। बट द क्वेश्चन इज़ कि अब 4 9 वॉट एवर द नंबर वाज जो बी में आ रहा है, इसको हम मल्टीप्लाई बाय 10 नहीं करें ना, फिर हमें वाइल लूप की ज़रूरत ही नहीं है। हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, नाउ वी जस्ट हैव टू डिक्रीज इट, वी डोंट हैव टू मल्टीप्लाई इट, वी हैव टू डिवाइड इट। जब तक कि उसका मॉड्यूलस बाय 10 नॉट इक्वल टू 0 है, तब तक हम उसको डिवाइड करते जाएं प्रोवाइडेड कि उसके अंदर आखिर में 100 आना ज़ीरोज़ आने चाहिए। तो यहाँ पर तो ज़ीरोज़ का केस ही नहीं आ रहा। $98.45 still 0, yes it will be 0 या बिकॉज हम डिवाइड करते जा रहे हैं। सो हमने कब तक डिवाइड करना है इसको, कोई बता सकता है? जब तक के यानी गैसेस नहीं 45 तक तो नहीं चाहिए ना, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं बेसिकली कि हमारी इनपुट डिफरेंट हो सकती है। हमारी इनपुट में डॉट के बाद 3 डिजिट्स भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। लेकिन चले हमने एक लिमिट तो लगा दी कि 6 से ज़्यादा नहीं होंगे, तो हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया उसको, यानी कि 1 लाख से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास डिजिट्स तो आ गए ज़्यादा। लेकिन अब इशू ये है कि वो डिजिट्स वैलिड नहीं आ रहे, ये एक इशू आ रहा है। वैलिड क्यों नहीं आ रहे? आप लोगों ने किसी ने फ्लोट प्रिसिशन के बारे में पढ़ा? फ्लोट प्रिसिशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा किसी ने? इसका सॉल्यूशन मैंने नहीं बनाया था, तो आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि इसके अंदर फ्लोट प्रिसिशन भी यूज़ हो रही हो। प्रिसाइज प्रिसिशन को यूज़ किया आपने या नहीं किया? नहीं किया, क्योंकि इस प्रॉब्लम में स्पेसिफिकली नाउ आई एम गेटिंग इट कि इसमें प्रिसिशन यूज़ होगी। प्रिसिशन का मतलब क्या होता है ये पता है? एग्जैक्टली यही इसका मतलब होता है। तो यहाँ पर आप फ्लोट में अगर प्रिसिशन लेते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं इस जगह पर एक प्रिसिशन लेना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ 0.3 कर लेता हूँ मैं। 0.3 का मतलब ये है कि 3 जो है मुझे डिजिट्स चाहिए, प्रिसाइज करना है मुझे। 3 से ज़्यादा का डिजिट होगा तो मैं उसको रीड नहीं करूँगा। तो लेट सपोज़ कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसको प्रिंट करता हूँ यूजिंग प्रिसिशन। अब देखें बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आप असाइनमेंट्स करें तो आप खुद उसको सीखेंगे। सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे आप मुनसिर नहीं रहेंगे जो चीज़ें जो हैं वो क्लास में आपको सिखाई गई हैं। हाँ ए और बी प्रिंट हो रहा है, तो एक्स क्यों नहीं प्रिंट हो रहा? हमने एक्स को भी तो प्रिंट किया है यहाँ पे। ओके अच्छा ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास वो प्रिसिशन अब एग्जैक्ट आ रही है। 3 4 5 में हमने प्रिंट जब किया उसको तो 3 4 5 उसने सिर्फ प्रिंट किया, उसने 3 4 5 के बाद वाली चीज़ों को प्रिंट नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ तो यहाँ पर ये क्लियर हो गई कि आपका नंबर जो आया वो 3 4 5 6 7 आया, जबकि एक्चुअली आपने इनपुट जो 3 4 5 किया था। 6 7 कहाँ से आया? वो उसी तरह आया जिस तरह 45 को ये कन्वर्ट कर रहा था 4.4999। ठीक है, अच्छा चलें इस प्रॉब्लम को आई थिंक मैं स्किप कर रहा हूँ फ़िलहाल, बिकॉज इट इज़ नॉट समथिंग जो कि हम क्लास में आप लोगों के साथ बैठ के कर सकें। आई थिंक अगर मैं अपना टाइम लूँगा तो उस पर ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको सॉल्व कर सकता हूँ जल्दी।
बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस तरह के होते हैं जो कि टीचर को भी स्टम्प कर देते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एक क्लास में रह के हम सॉल्व नहीं कर पा रहे होते। सो आई गॉट स्टम्प्ड देयर। मुझे अब जहन में नहीं आ रहा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे स्पेसिफिकली आप लोगों को साथ साथ समझाते हुए भी। सो लेट्स स्किप टू दी अदर प्रॉब्लम। अगली प्रॉब्लम के ऊपर हम आते हैं, एंड दैट प्रॉब्लम इज कि राइट अ सी प्रोग्राम विच रीड्स अ 5 डिजिट इंटीजर फ्रॉम यूजर एंड स्टोर्स एवरी डिजिट इन डिफरेंट वेरिएबल, देन प्रिंट दोज डिफरेंट वेरिएबल्स ऑन स्क्रीन। ये एक रिलेटिवली थोड़ी सी आसान एग्जाम्पल जो है क्या कहते हैं प्रॉब्लम थी, और इसका सोल्यूशन ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने कर लिया था, एंड दैट inquires that incorporates just a variable int x, sorry बाकी चीज़ें लिख ही रहे हैं। दिस शुड जस्ट बी एन इंटीजर, एक इंटीजर वैल्यू में लेता हूँ, सॉरी नॉट हेयर डी, शुड बी इंटीजर। सो एक इंटीजर वेरिएबल आपने लेना है विच रीड्स 5 डिजिट इंटीजर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि वो 5 डिजिट इंटीजर होना चाहिए। लेट सपोज कि वो है ही 5 डिजिट इंटीजर, and stores every digit in 5 different variables which means I will have to use 5 different variables now, E and F, नहीं बल्कि 5 हो गए ना, E तक। अब अगला काम मैंने ये करना है कि इनके अंदर स्टोर करवाना है। A के अंदर मैं स्टोर करवाना चाहूँ तो A will become X मॉड्यूलस 10,000, 1 2 3 4 10,000 से होगा आई थिंक मॉड्यूलस, यस। अगर हमें 5वां डिजिट चाहिए तो B becomes X मॉड्यूलस 1000 and C becomes X मॉड्यूलस 100, D becomes X मॉड्यूलस 10, आई थिंक एक हमने मिस कर दिया ना। सो ये एक एक ज़ीरो इसमें बढ़ेंगे, दिस वन, ये सही कर रहा हूँ मैं या नहीं, 3 4, व्हाट विल E बी, E क्या हो जाएगा, E बिकम्स X मॉड्यूलस X डिवाइडेड बाय 1, इज दैट सो, और सॉरी X डिवाइडेड बाय 10, आई डोंट नो, लेट्स सी क्या होता है। अगेन द सेम थिंग, नोटपैड में चूँकि अपने लिख कर अपने दिमाग से काम नहीं कर रहा हूँ तो आई गेट कन्फ्यूज्ड। इट वुड बी गुड अगर आपने, चूँकि ये मैंने देखा था काफ़ी स्टूडेंट्स ने हल किया हुआ था ये ऑलरेडी, ये वाला सोल्यूशन जो है। तो अगर यहाँ पर आप भी थोड़ी हेल्प करते जाएंगे, ये सोल्यूशन आप लोगों ने हल किए हुए थे, तो हम ज़रा यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं ए की वैल्यू क्या है, ये भी प्रिंट कर लेते हैं हम, विच इज़ ए। फिर हम बी की वैल्यू सी डी ई, बी सी डी ई। लेट्स ट्राई टू रन इट एंड लेट्स सी क्या आउटपुट आती है हमारे पास। सो 5 डिजिट का नंबर है पहली बात तो ये, 1 2 3 4 5। ओके, ए सब में ए लिख दिया मैंने, दिस शुड बी बी सी डी एंड ई। अच्छा, इसको भी मैंने 1000 कर दिया, नहीं इसको 1000 करना है। पाँच नंबर्स का, 5 डिजिट्स का नंबर, 1 2 3 4 5। सो अच्छा, डिजिट्स अलग नहीं हो रहे हैं यहाँ पर, 5 आ गया। अच्छा सही है, सही। क्या गलती कर दी मैंने, बताएं, आपने खुद सोल्यूशन भेजा हुआ था मुझे, वो ये कि हमें हर एक के बाद x की वैल्यू भी चेंज करनी है। x इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 10, x से एक डिजिट कम भी हो जाए हमेशा, हर एक आइटरेशन के बाद। आई यूज़ द वर्ड आइट्रेशन, जबकि यहाँ पर लूप नहीं है, बिकॉज आई नो कि इट वुड बी बेटर कि आप इसको लूप से सॉल्व कर लें। सो 6 है बट 63 एंड 637 है। लेट्स ट्राई टू यूज़ लूप्स यूज़ करते हैं। सो व्हाट डू यू वांट टू डू,
वी वांट कि जब तक आपकी x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब तक क्या करना है हमने, ओके ए के लिए अलग हमने लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एरे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ठीक है हम यहाँ पे एरे यूज़ नहीं करना चाह रहे। सो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, अगर 5 डिजिट का नंबर है, कमेंट करके देख लेते हैं। 5 डिजिट का अगर ये नंबर है हमारे पास, तो ए की क्या वैल्यू होगी, ए की वैल्यू हो जाएगी दिस नंबर मॉड्यूलस 10, 5 आ जाएगा हमारे पास। आई डोंट नो व्हाई वाज आई। इसी तरह फिर b की जब हम बात करेंगे तो b के लिए हम जब करेंगे तो हम, अच्छा उससे पहले हमें x इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 10 भी करना पड़ेगा, तो 5 उसमें से रिमूव हो जाएगा। राइट, अब आई थिंक वी आर डूइंग ओके। सो इट विल बी नाउ b c d and e 76835। ओके नाउ इट्स ओके। 76835 ये इस तरह से अलग हो सकते हैं, तो पांचों को अलग अलग हमने वेरिएबल्स में स्टोर करवाया और फिर उन सबको प्रिंट कर दिया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, that write a C program that reads 2 characters from user. The program should then check if the arithmetic sum of those characters represent an alphabet or not. If the sum represent an alphabet, print that alphabet. यानी कि पहली बात तो ये कि हमको 2 कैरेक्टर इनपुट लेने हैं यूज़र से। सो हम यूज़र को कहते हैं कि एंटर अ कैरेक्टर। इसी तरह यहाँ पर भी हम कैरेक्टर बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वी जस्ट से ए, हम उससे एक कैरेक्टर इनपुट लेंगे ए, फिर हम उससे एक और कैरेक्टर इनपुट लेंगे। हमने कहा था कि 2 कैरेक्टर इनपुट लें, ए और बी। सो हम एक और कैरेक्टर इनपुट ले लेते हैं, से बी के अंदर आएगा वो, से इनको मिटा देते हैं फिलहाल। ठीक है जी, और उन दोनों का अर्थमेटिक क्या कह रहे थे, शुड देन चेक इफ देयर अर्थमेटिक सम, पहले सम कैलकुलेट करें। अर्थमेटिक सम का मतलब होता है कि आपको सम कैलकुलेट करके किसी इंटीजर में सेव करवाना है, इंटीजर सम जो होता है उसका। तो अगर आप कैरेक्टर्स को प्लस करेंगे तो वो वैसे भी इंटीजर वैल्यूज़ में ही प्लस करेगा, कैरेक्टर्स में प्लस नहीं करेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं एक सम का वेरिएबल बनाता हूँ, उसके अंदर a प्लस बी कर देता हूँ। तो बेसिकली जब ये a और b में जब प्लस करूँगा तो इनकी कैरेक्टर वैल्यूज़ में नहीं बल्कि इनकी इंटीजर वैल्यूज़ में प्लस हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल इस कैरेक्टर की इंटीजर वैल्यू है 3, इस कैरेक्टर की इंटीजर वैल्यू है 4, तो सम के अंदर 7 स्टोर हो जाएगा। अच्छा, व्हाट देन, चेक इफ द अर्थमेटिक सम ऑफ दोस कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट एन अल्फ़ाबेट और नॉट। चेक करना है कि क्या ये जो सम की वैल्यू आई है, जो कि मैं 1 मिनट के लिए प्रिंट करता हूँ आपके सामने, जस्ट टू चेक के अभी तक के सारी चीज़ें सही से काम कर रही हैं या नहीं। बिकॉज एक इशू इसमें ऐसा है जो कि आता है, जो कि हमारे जब हमारी फिजिकल लैब हो रही थी तब भी आ रहा था, और वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यू दिया तो अभी नेक्स्ट कैरेक्टर मुझसे रीड नहीं कर रहा। समझ में आ रही है बात? अब ये नेक्स्ट कैरेक्टर मुझसे रीड नहीं कर रहा, जैसे ही मैं यू एंटर करता हूँ तो वो नेक्स्ट कैरेक्टर खुद ब खुद रीड करने लग जाता है। समझ आ रही बात? तो इसको किस तरह से टैकल किया जाए, किसी के पास है कोई सोल्यूशन? आप लोगों ने किए होंगे इस सवाल को, मेरे ख्याल ज़्यादातर लोगों ने अटैम्प्ट भी नहीं किया था, लेकिन अगर किसी ने किया है तो मुझे बताएं कैसे होगा। एक कैरेक्टर के बाद में दूसरा कैरेक्टर कैसे इनपुट लूँगा? चलें, जिसने किया है वो बता दें, कुछ ने तो नहीं किया है, जिसने किया है वो बताएं किस तरह से किया है, या अभी भी आप सोच लें किस तरह से आपको लगता है कि हो सकता है ये, कैसे हम इसको बेवकूफ़ बना सकते हैं कि वो दूसरा कैरेक्टर एंटर ना ले। चलें, इसका एक जुगाड़ी हल मैं आपको बताता हूँ, और जो जुगाड़ है इसका वो ये है कि जो सेकंड इनपुट आप ले रहे हैं ना, उसमें परसेंटेज से पहले स्पेस लगा दें। परसेंटेज से पहले सेकंड जो स्कैन है आपका, उसके अंदर परसेंटेज से पहले स्पेस लगा दें। ये स्पेस बड़े काम की चीज़ है जब आप एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स इनपुट लेना चाह रहे हो। तो अब आप अगर देखेंगे तो मैं पहला कैरेक्टर इनपुट करता हूँ y, अभी दूसरा कैरेक्टर भी ले रहा है,
फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ w, इन दोनों की फॉर एग्जांपल y की जो भी वैल्यू है, w की जो भी वैल्यू है, दैट इज़ 240। लेकिन हमने 240 प्रिंट नहीं करवाना, हमने ये चेक करना है कि वो 240 या जो भी आपका अर्थमेटिक सम आ रहा है वो सम कैरेक्टर अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं। अल्फ़ाबेट की रिप्रेजेंटेशन कहाँ से कहाँ तक होती है, कैसे चेक करेंगे? हम अब कंडीशन लगाएंगे और अब ये कहेंगे कि अगर जो आपका सम आया है इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, एंड साथ ही साथ दैट वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू z। ये कंडीशन क्या काम करेगी दैट्स अप टू यू। मैं सिर्फ सोल्यूशन लिख रहा हूँ अभी, और ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ। किस तरह काम करेगी, काम क्या करेगी वो तो आई थिंक प्रीटी मच समझ में आ रहा है सामने। तो अगर ऐसा है तो फिर हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट दैट अल्फ़ाबेट, विच मीन्स वी विल हैव टू प्रिंट %c एंड फॉर एग्जाम्पल सम की कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट कर दें, अदरवाइज प्रिंट ना करें। तो अदरवाइज में मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ। लेकिन अल्फ़ाबेट ना सिर्फ अपर केस होते हैं, लोअर केस भी होते हैं। इसका मतलब ये है कि या तो ये हो तब प्रिंट कर दें, या फिर अगर यही कंडीशन ट्रू है लेकिन स्मॉलर अल्फ़ाबेट्स के लिए, तब भी प्रिंट कर दें। अदरवाइज प्रिंट ना करें, इसके बाद एल्स की मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब स्मॉलर अल्फ़ाबेट्स के लिए, लोअर केस अल्फ़ाबेट्स के लिए। सो लेट सपोज कि मैं इसको चलाता हूँ और व्हाट इज़ दी फॉर एग्जांपल ए इज़ अ कैरेक्टर, राइट। इसकी कोई ना कोई वैल्यू है। सिमिलरली एक और कैरेक्टर मैं लेता हूँ, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा कैरेक्टर मेरे ख्याल से आज की शीट में आप लोगों के सामने रखूँ ताकि हम चेक भी कर सकें कि हमारा कोड सही काम कर रहा है या नहीं। व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि ये हमारे पास अब एक जो है आज की टेबल हमारे सामने है। मैंने अब ये एक्सक्लेमेशन साइन दिया पहले में, विच मीन्स कि इसकी वैल्यू है 33, और कैरेक्टर दूसरा मैंने जो दिया वो 2 दिया, उसकी डेसिमल वैल्यू है 50। तो बेसिकली मेरा प्रोग्राम अब क्या करेगा, 33 + 50। 33 + 50 कितना हो जाएगा? (33 + 50) 83। अब 83 का कैरेक्टर प्रिंट करना है मुझे। 83 का कैरेक्टर क्या है? 83 का कैरेक्टर एस प्रिंट होना चाहिए। अगर एस प्रिंट हो जाता है तो सही है, वरना हो सकता है कि हमारे कोड में कोई गलती हो। एंड यू आर सीइंग कि एस प्रिंट हो रहा है। ये 83 भी मैंने शायद डेसिमल भी प्रिंट किया हुआ है साथ। डेसिमल भी प्रिंट किया हुआ था मैंने कहीं, हाँ ये किया हुआ है, ये नहीं करना। सो यू आर सीइंग कि एस प्रिंट हो रहा है। तो वही काम हुआ कि आपने दो कैरेक्टर्स लिए, उनकी इंटीजर वैल्यूज़ को प्रिंट उनकी अर्थमेटिक सम को चेक किया कि वो अल्फ़ाबेट हैं या नहीं। अगर अल्फ़ाबेट हैं तो प्रिंट हो रहे हैं, अगर अल्फ़ाबेट नहीं होता तो वो प्रिंट ना होता। अगर अल्फ़ाबेट ना होता वो कैरेक्टर तो प्रिंट ना होता। फॉर एग्जांपल मैं कोई ऐसी वैल्यू लेता हूँ जो कि अल्फ़ाबेट ना हो। इन दोनों का सम अल्फ़ाबेट नहीं होता, तो यू आर सीइंग कि प्रिंट नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये दिस वाज द अदर सोल्यूशन। इसके बाद ये सोल्यूशन ऑलरेडी हम इस पर काफ़ी काम कर चुके हैं। मैं इसको आपके सामने लिख कर नहीं बता रहा हूँ अभी, बट इसके ऊपर हम काफ़ी काम ऑलरेडी कर चुके हैं। और वो यही कि आपने इसमें इफ़ एल्स इफ की कंडीशंस लगानी है एंड और को यूज़ करते हुए, जिसके सोल्यूशन में आपको ये नज़र आ जाएगा कि एक्चुअली एक ग्रेड किस तरह से असाइन होता है। तो अगर चलें 1 मिनट लगेगा, इसको भी अप्लाई कर लेते हैं। अगर यूज़र को हम ये कहते हैं कि एंटर योर मार्क्स, आउट ऑफ 100, यूज़र से हम उसके मार्क्स इनपुट करवाते हैं। अच्छा, एक बड़े कमाल की चीज़ हुई थी, इस पूरे कोड में हमने कैरेक्टर्स किए लेकिन कैरेक्टर नहीं बनाए थे, बल्कि इंटीजर को बनाकर चलाकर जो है वो चल रहे थे। तो कैरेक्टर हो या इंटीजर हो, अगर आप %d और %c का ख्याल रखें तो आप दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। सो हमने यूज़र से नंबर लिए उसके, और फिर हमने एक कंडीशन लगाई कि
अगर उसके नंबर्स जितने भी हैं, इफ़ इट इज़, क्या कंडीशन है, 91 to 100 ग्रेटर देन और इक्वल टू 91 एंड उसके नंबर लेस देन और इक्वल टू 100, तो फिर वी विल प्रिंट योर ग्रेड इज ए ग्रेड असाइन कर देंगे उसको। यही काम अब अपने बार बार करना है, लेकिन नॉट विथ जस्ट इफ, विथ एल्स इफ। एल्स इफ अगर 71 to 90 है तो बी। इसी तरह अगर 51 to 70 है तो सी। सिमिलरली अगर 0 to 50 है तो 0 to 50 यानी कि हम लेस देन 50 कह लेते हैं सिर्फ। अगर आपके नंबर लेस देन 50 हैं तो यू हैव फेल्ड। So this is how it's going to be। मार्क्स एंटर करते हैं, अपने सामने अपनी शीट भी रखते हैं। अच्छा जी, मार्क्स फॉर एग्जांपल हैं हमारे 76, क्या ग्रेड असाइन होगा, पी, बिकॉज इट इज़ कमिंग इन 71 to 90। ठीक है जी। सो एक क्वेश्चन को छोड़ के हमने बाकी सॉल्व कर लिए हैं। एक क्वेश्चन जो है उसको मैं देख लूँगा फिर किस तरह से वो सॉल्व होगा, उसके अंदर प्रिसिशन वगैरह यूज़ होगी, आपके साथ भी शेयर कर लूँगा फिर उसका सोल्यूशन। अब हम आते हैं नेक्स्ट अटैम्प्ट के नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। वो ये कि नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज़ गोइंग टू बी फंक्शंस। अच्छा, देयर इज़ अ हायर चांस कि आपकी कल की क्लास में एक क्विज़ भी हो। आज जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं उनको छोड़कर, यानी कि हमने 2 डायमेंशनल एरे के डिटेल में थोड़ी सी चीज़ें रिपीट ही की हैं, हमने कोई नई चीज़ तो नहीं पढ़ी है, लेकिन लास्ट वीक तक हमने जितनी चीज़ें पढ़ी थी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कल आपका उनमें से क्विज़ हो जाए। एक पॉसिबिलिटी है, आप रेडी रहना। हो सकता है ना हो तो नेक्स्ट वीक होगा ऑब्वियसली। जब भी होता है आप लोग रेडी रहिएगा क्विज़ के लिए। काइंड ऑफ लाइक आई एम अनाउंसिंग द क्विज़ नाउ। अच्छा जी, सो अगला टॉपिक हमारा फंक्शंस का है, तो उसकी बातें हम स्टार्ट कर देते हैं। अभी आपका एक मैं कंसेप्ट बना देता हूँ उसके लिए, और फिर उसकी कोडिंग और उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो कंसिडर सम वर्क इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में मैंने कोई काम करना है। लेट सपोज़ मैं आप लोगों का रिज़ल्ट बना रहा हूँ और मैंने जो है वो आपके क्विज़ के मार्क्स भी देखने हैं, आपकी असाइनमेंट्स के मार्क्स भी देखने हैं, आपकी क्लास पार्टिसिपेशन भी देखनी है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें मुझे देखनी है। अब मैं ये कहता हूँ कि एक तरीका तो ये है कि वो काम मैं करता हूँ खुद सारा का सारा, कि आपकी एक एक असाइनमेंट चेक करूँ, उस असाइनमेंट के मार्क्स अपने पास लिखूँ, ठीक है, उन सबको ऐड करूँ, सब्ट्रैक्ट करूँ, या जो भी उसमें काम करना है वो करूँ। फिर उसके बाद आपके क्विज़ेज़ उठाऊँ, उन क्विज़ेज़ को 1 बाय 1 चेक करूँ, उनके मार्क्स वगैरह देखूँ, फिर उन सब मार्क्स को ऐड करूँ, तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके क्विज़ में कितने मार्क्स हो गए हैं, असाइनमेंट में कितने हो गए थे। सिमिलरली इसी तरह मैं हर एक स्टूडेंट के लिए सारे काम करूँगा कि सारे असाइनमेंट के मार्क्स भी ऐड करूँ, माइनस करूँ, या जो भी उसमें है। सिमिलरली एक दूसरे स्टूडेंट के लिए भी यही काम होगा, तीसरे के लिए भी यही काम होगा, और सबके लिए मैं यही काम करता जाऊँगा। एक तरीका तो ये है, और मैं एक ग्रेड फिर एंड ऑफ द डे उसको असाइन कर दूंगा। एक तरीका ये भी है कि मैं ये काम पैरेलल में करूं। पैरेलल का मतलब ये है कि बजाय इसके कि मैं ये इंतज़ार करूं कि मैं पहले असाइनमेंट के सारे मार्क्स लिख लूं तो फिर मैं क्विज़ के मार्क्स के ऊपर जाऊंगा, बल्कि मैं ये करता हूं कि असाइनमेंट्स के मार्क्स का जो भी काम है ना, कि आप असाइनमेंट चेक करें, उसके मार्क्स जितने भी हैं उनको ऐड करें सबको, और फिर मुझे बता दें कि टोटल असाइनमेंट्स में से कितने मार्क्स हो गए। ये काम जो है ये मैं एक शख्स को दे देता हूँ। मैं कहता हूँ आपका काम है कि आपने असाइनमेंट के मार्क्स चेक करना है।
नोटपैड में ज़रा ओपन कर लूँ आपके सामने, कुछ चीज़ें लिखनी भी हमें शायद पड़े। तो दिस इज़ मी, और मैंने क्या क्या काम करना है, मैंने असाइनमेंट का काम भी देखना है, मैंने फिर क्विज़ेस का काम भी देखना है, मैंने फिर फॉर एग्जांपल फाइनल एग्ज़ाम का काम भी देखना है। अगर पेंडेमिक ना होता तो हम मिड टर्म भी देख रहे होते, इस तरह की कुछ चीज़ें। तो मैं पहले असाइनमेंट्स चेक करूँगा, मार्क्स उसके दिखाऊंगा आपको, या उसके ऐड करूँगा मार्क्स, टोटल कितने हो जाएंगे। अच्छा ये भी देखें कि असाइनमेंट मार्क्स भी 2 असाइनमेंट्स हैं हमारी। इसी तरह क्विज़ को अगर हम देखें तो क्विज़ हमारे पास 3 क्विज़ेज़ हैं, 1 2 3, फाइनल एक ही होगा और मिड एक ही होगा। तो पहली बात ये कि मैं पहले इन दोनों चीज़ों को चेक करूँ, फिर इन दोनों के मार्क्स को ऐड करूँ, और फिर कह दूँ कि ये एक स्टूडेंट के असाइनमेंट के मार्क्स हैं। यही काम मैं क्विज़ में भी करूँ, पहले इसके मार्क्स देखूँ, फिर इसके मार्क्स देखूँ, फिर इसके मार्क्स देखूँ, फिर इन तीनों को ऐड करूँ और कहूँ कि ये एक स्टूडेंट के क्विज़ के मार्क्स हैं, फिर फाइनल के मार्क्स देखूँ और फिर मिड के मार्क्स देखूँ, और फिर ये कहूँ कि इन सब की जो एडिशन है वो एक स्टूडेंट के टोटल मार्क्स हैं। यही काम मैं सब स्टूडेंट्स के लिए भी करूँगा। तो यही काम अगर मुझे सब स्टूडेंट्स के लिए करना है तो एक बात तो जहन में रख लें कि मैं लूप लगा दूंगा तो मुझे हर किसी के लिए ये काम नहीं करने पड़ेगा, सिर्फ एक के लिए मुझे करना पड़ेगा, और बाकियों के लिए फिर कंप्यूटर जो है वो खुद ब खुद प्रोग्राम कर लेगा, क्योंकि आपने एक लूप लगा दिया होगा, वो जितनी दफ़ा भी चलेगा जितने स्टूडेंट्स हैं आपके। लेकिन मैं ये काम भी कर सकता हूँ कि मैं बजाय इसके कि ये काम सारे के सारे मैं खुद करूँ, मैं कहता हूँ कि 3 अलग अलग लोग हैं, इसको मैं कहता हूँ कि आप असाइनमेंट का काम करें, ठीक है, कोई टीचिंग असिस्टेंट्स टाइप कोई 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 है जो कि मुझे असिस्ट कर रहे हैं मेरे काम के अंदर। मैं कहता हूँ कि यार आपका काम ये है कि आप असाइनमेंट का काम करें, और इसको मैं ये कहता हूँ कि आपका काम ये है कि आप क्विज़ेस का काम देख लें, ठीक है, और इसका काम ये है कि ये फाइनल और मिड दोनों के काम देख लें। 3 बंदों को मैंने अलग अलग ये काम दे दिए। इस कंसेप्ट को समझ लेंगे तो इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू जब हम उसकी कोडिंग पर जाएंगे। जब मैंने ये तीनों काम इन तीनों को सौंप दिए, तब सवाल ये उठता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। पहली बात तो ये, चाहे मेरी कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, मैं उनको निभा रहा हूँ, लेकिन ये है एक पॉइंट जिसकी तरफ मैं आना चाह रहा हूँ, वो ये है कि इसको नहीं पता कि ये डी क्या कर रहा है, डी को नहीं पता कि ये आर क्या कर रहा है, आर को नहीं पता डब्ल्यू क्या कर रहा है या डी क्या कर रहा है। इन तीनों को इसको सिर्फ इतना पता है कि मैंने इसको कोई काम दिया है, उसने वो काम कंप्लीट करना है। इसको भी सिर्फ इतना पता है कि इसको ये नहीं पता कि दूसरी असाइनमेंट्स हुई भी हैं या नहीं, इसको ये नहीं पता कि फाइनल भी कोई चीज़ होती है, इस बंदे को ये नहीं पता कि क्विज़ेस भी हुए हैं कोर्स में या नहीं, या मिड भी हुआ है कोर्स में, सॉरी असाइनमेंट्स भी हुई हैं कोर्स में या नहीं। इसको सिर्फ इतना पता है कि फाइनल हुआ है, फाइनल और मिड के मार्क्स ऐड करके मुझे देने हैं, उनको चेक करना है और उनके मार्क्स ऐड करके मुझे देना है। क्विज़ के केस में भी यही हो रहा है, डब्ल्यू के केस में भी यही हो रहा है, डी के केस में भी यही हो रहा है, आर के केस में भी यही हो रहा है। दीज ऑल आर आइसोलेटेड वर्क्स, ये सब के सब आइसोलेटेड काम है। आइसोलेटेड का मतलब है कि एक का दूसरे से कोई गर्ज नहीं है। इनका जो रिलेशनशिप है कि भाई असाइनमेंट और क्विज़ बेसिकली ऐड होंगे एक दूसरे में, और इसी तरह फाइनल मिड का जो रिजल्ट है वो क्विज़ में ऐड होगा, और ये सब एक दूसरे में ऐड होंगे। ये बात ना डब्ल्यू को पता है, ना डी को पता है, ना आर को पता है, ये एक्चुअली काम है जेड का, ठीक है। इसी तरह जेड ने ये काम करना है। अब देखें, आर का ये काम हो गया कि इसने फाइनल और मिड को ऐड करना है, इसका ये काम हो गया क्विज़ के जवाब देना है, इसका ये काम हो गया कि इसने असाइनमेंट के मार्क्स देखने हैं, और ज़ुबैर का ये काम हो गया, जेड का ये काम हो गया कि इसने इन सब को देखते हुए एक नंबर असाइन करना है, ऐड कर देना है इन सबको कि आपके टोटल नंबर आपने कितने दिए इस बंदे को कोर्स में। इसी तरह एक और शख्स भी है जिसका नाम है एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, और उसका काम यह है कि ज़ुबैर ने जो नंबर्स असाइन किए हैं उसके हिसाब से ग्रेड असाइन कर दिया जाए। ये इसका काम है। अब देखिए सारे काम आइसोलेटेड हैं, लेकिन आपको पता है कि सारे काम हो एक ही चीज़ के लिए रहें, एक स्टूडेंट के ग्रेड के लिए या पूरी क्लास के ग्रेड के लिए, लेकिन सब काम आइसोलेटेड है। ऐसा नहीं हो रहा कहीं पर भी कि डी आर से पूछे कि भाई क्विज में इस शख्स के इतने मार्क्स हैं, फाइनल में कितने मार्क्स हैं, उसके हिसाब से इसकी क्विज में मार्क्स दे देंगे। नहीं,
क्विज में जितना उसने परफॉर्म किया होगा डी उस हिसाब से उसको मार्क्स देगा और उनको ऐड कर देगा। ऐसा नहीं होगा कि अच्छा यार इसने फाइनल में 40 आउट ऑफ 40 लिए तो फिर मैं इसके 3 + 7 को 10 नहीं बल्कि 15 कह देता हूँ। 3 + 7 इज गोइंग टू बी 10, इट्स नॉट गोइंग टू बी 15। ठीक है, जो क्विज का काम है, जितना काम क्विज में किया है स्टूडेंट ने उसको उसके नंबर मिलेंगे, जितना काम फाइनल मिड में किया उसको उसके नंबर मिलेंगे। ये बात तो हो गई कि काम एक ही हो रहा है लेकिन उनको हमने चंक्स में डिवाइड कर दिया, मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर दिया काम को हमने, कि एक काम ये हो रहा है, एक काम ये हो रहा है, एक काम ये हो रहा है, इस तरह मुख्तलिफ हिस्सों में हमने कामों को डिवाइड कर दिया। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे एक तो फ़ायदा ये होगा कि आपके नंबर्स आपस में मिक्स नहीं होंगे कभी भी। आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि अच्छा ये किस चीज़ के नंबर्स थे, क्योंकि एक शख्स एक ही काम कर रहा है और आपको पता है कि उसके पास जो नंबर्स हैं वो क्विज़ के ही। कभी भी ये नहीं हो सकता कि डी कहे कि यार ये इसकी क्विज़ में 5 में से 10 क्यों आ गए, फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा कि अच्छा 5 में से 10 इसलिए आ गए क्योंकि इसने असाइनमेंट के नंबर यहाँ पर गलती से ऐड कर दिए, जबकि ये तो गलत है। कोई क्यू को पता ही नहीं होना चाहिए, डी को पता ही नहीं होना चाहिए कि असाइनमेंट भी कोई चीज़ है, ताकि उसके पास ये 5, 10 वाला चक्कर आए ही ना, उसके पास एग्जैक्ट क्विज़ के नंबर्स ही हों। सेम केस डब्ल्यू के लिए, सेम केस आर के लिए, सारी चीज़ें आइसोलेटेड हो ताकि गलती की गुंजाइश ना रहे। और दूसरा फ़ायदा ये है कि ये तीनों काम एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, जेड को यानी कि एक्चुअल प्रोग्राम को या एक्चुअल एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को सारा काम नहीं करना पड़ेगा, उसको वो डिवाइड कर देगा ये काम। और असल अब चीज़ जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, ये पॉइंट ऐसा है जो कि आगे चलकर आपको कोडिंग के अंदर भी हेल्प करेगा। वो ये कि इस डब्ल्यू ने जो भी काम करना है उसका एक रिजल्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल ये कहता है कि भाई स्टूडेंट का एक स्टूडेंट के नंबर आए हैं 8। अब ये 8 को अपने पास थोड़ी ना रखेगा, ये 8 उसको देगा जिसने इसको ये काम दिया था। जेड ने इसको कहा था कि आपने ये काम करना है, तो ये कहेगा अच्छा मैंने ये काम कर दिया है और जवाब आया है 8। जेड के नज़रिए से देखते हैं, जेड ने डब्ल्यू को ये काम दिया, तो डब्ल्यू ये कह रहा है कि आपने जो काम दिया था वो हो गया है और जवाब आया है 8। तो जेड कहेगा ओके, मतलब इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 8, ये हो गया 8। इसी तरह क्यू ये कहता है कि आपने जो काम दिया था वो मैंने कर लिया है और जवाब आया है मेरे पास 16। चलें ये काम भी हो गया, 16 आ गया आपके पास जवाब। इसी तरह आर ये कहता है कि आपने जो काम मुझे कहा था वो मैंने कर लिया है और जवाब आया है से 67। तो आपको पता है इस पूरे का जवाब आ गया 67। तो अब देखें ये काम आपने किसी और को दिया था, ये काम आपने किसी और को दिया था, ये काम आपने किसी और को दिया था और तीनों की तरफ से जवाब आ गए। अब जेड का काम ये है कि इन तीनों को ऐड करें और किसको दे दे, जिसने जेड को ये काम दिया था। और किसने दिया था जेड को ये काम? एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट ने कहा था कि एक क्लास है और इनके असेसमेंट करके आप इनके नंबर्स देंगे हमें। तो मैं क्या करूँगा, मैं एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को जाकर ये कह दूंगा कि आपने जो मुझे काम दिया था कि आपने कहा था कि एक स्टूडेंट है जिसके सारे नंबर्स लाने हैं, उसका जवाब है जितना भी बन रहा है, फॉर एग्जांपल 87, ये है जवाब। तो अब एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का काम ये है जो कि ये पीछे कोड में लिखा हुआ है, ये एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का काम है। वो देखेगा ठीक है ज़ुबैर ने ये नंबर्स तो दे दिए, अब ये देखता हूँ उसका ग्रेड क्या होगा, तो ग्रेड असाइन कर देगा एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट और ये काम लूप में चलेगा, यानी कि हर एक स्टूडेंट के लिए यही काम हो रहा होगा। ठीक है, सो हुआ क्या कि आपने एक शख्स को कोई इनपुट दी, अब मैं वर्डिंग यूज़ कर रहा हूँ साथ साथ रहिएगा समझने में। आपने एक शख्स को कोई इनपुट दी, उस शख्स ने उस इनपुट पे कोई काम किया और आपको आउटपुट दे दी। यही काम आपने एक दूसरे शख्स के साथ भी किया, उसको आपने एक डिफरेंट इनपुट दी, उसने इस पर एक डिफरेंट काम किया। लाजमी नहीं है जो असाइनमेंट की असेसमेंट हो रही है उसी तरह क्विज की असेसमेंट भी हो रही है, काम डिफरेंट हो रहा है। इसने एक डिफरेंट काम किया उसके ऊपर और आपको एक जवाब दे दिया, आउटपुट दे दी। इसी तरह आर के साथ भी यही हुआ, आपने उसको एक काम दिया, आपने उसको एक इनपुट दी और इसने उस इनपुट पर काम कर कर एक जवाब दे दिया। दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क, दिस इज एन आइसोलेटेड टाइप ऑफ डिफरेंट वर्क, दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोलेटेड वर्क। और ये तीनों काम जो हुए हैं, इन तीनों काम के आउटपुट लेने के बाद जेड ने अपना भी एक काम करना है और जेड ने कहा कि एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को ये कहा कि आपने जो मुझे एक काम दिया था
कि एक स्टूडेंट आपने दिया था और मुझे कोर्स कंटेंट दिए थे कि आपने ये पढ़ाने हैं और उसका एक एग्ज़ाम लेना है, उसको चेक करना है, वॉट। तो वो जो आपने काम दिया था वो मैंने कर लिया प्रोसेस और जवाब आया है 87। अब ये Z उसको आउटपुट दे रहा है एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को 87। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट अब दोबारा स्टूडेंट के पास जाता है और कहता है कि आपने जो कहा था, आपकी जो परफॉर्मेंस रही है उसके मुताबिक आपका ग्रेड अब ये जनरेट हो चुका है। ठीक है, ये जो सारे काम हुए हैं ये मुख्तलिफ तरह की, 10 मिनट में हमारी मीटिंग एंड हो जाएगी, हम दोबारा उससे पहले ही होपफुली क्लास को फिनिश कर देंगे। अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट इस क्लास का भी अलग भेज दें। सो ये जितने भी अलग अलग काम हुए हैं ये सारे अलग अलग काम मुख्तलिफ आइसोलेटेड प्रोसेसेस हैं। प्रोसेस नंबर 1, प्रोसेस नंबर 2, प्रोसेस नंबर 3, प्रोसेस नंबर 4 एज अ होल, प्रोसेस नंबर 5, ये अलग अलग प्रोसेसेस हैं, अलग अलग काम हो रहे हैं। ये जो अलग अलग डिफरेंट तरह के काम हो रहे हैं इन सब अलग अलग कामों को सी लैंग्वेज की ज़बान में कहा जाता है फंक्शंस। फंक्शन इंग्लिश में भी हम इसी वर्ड को इसी तरह से यूज़ करते हैं कि फंक्शन क्या है, कि भाई आपके मोबाइल रखा हुआ है आपके सामने, इस मोबाइल का फंक्शन क्या है, मतलब इसका ये कि आप ये पूछ रहे हैं कि इसका काम क्या है, इस मोबाइल का क्या फंक्शन है, कि भाई इट इज़ यूज टू मेक कॉल्स, इट इज़ यूज टू सर्फ द इंटरनेट और वॉट एवर। सो दिस इज the function of a thing. What is your function? What is a teacher's function? A teacher's function is to teach. A student's function is to learn. ठीक है, इसी तरह हर एक चीज़ का कोई ना कोई फंक्शन होता है। तो यही हम काम यहाँ पर कह रहे हैं कि इस W का फंक्शन क्या है। इस W का फंक्शन है ये, इस D का फंक्शन है कि इसने ये काम करना है, R का फंक्शन है कि इसने ये काम करना है, Z का फंक्शन है कि इसने ये काम करना है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का फंक्शन ये है कि इसने यहाँ से यहाँ तक की ग्रेड असाइन करना है। यही वर्डिंग लेकर हम चलेंगे अपने सी के कोड के अंदर भी। और कौन कौन सी वर्डिंग हमने कही है? फंक्शन यानी कि काम, प्रोसेस क्या है, काम करना क्या है, किसने करना है, उसका एक नाम रखा है मैंने, W, D, R, किसने करना है कोई काम, उनके नाम क्या है, नाम हो गए, उन्होंने फंक्शन क्या परफॉर्म करना है, इनपुट क्या आएगी उनके पास, क्या इनपुट आएगी, कौन इनपुट देगा, ठीक है, फिर आउटपुट क्या देनी है उस फंक्शन ने, उस प्रोसेस ने आउटपुट क्या देनी है, आउटपुट लेगा कौन, और उस आउटपुट को ले लेने के बाद क्या वो आउटपुट किसी दूसरे प्रोसेस को देनी है या उस आउटपुट को बस आ जाए अपने पास ही सेव करके रखना है, यानी कि किसी वेरिएबल में रखना है बस, या उसके ऊपर कोई और परफॉर्मेंस भी करनी है। जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में इसने एक आउटपुट दी मुझे, क्या बात ख़त्म हो गई इसके आउटपुट देने तक? नहीं, इसके आउटपुट आ जाने के बाद Z ने फिर अपना काम शुरू किया, यानी कि फिर इसकी आउटपुट Z के लिए एक इनपुट हो गई, इसकी आउटपुट Z के लिए एक इनपुट हो गई, 16 भी इनपुट हो गई, 67 भी इनपुट हो गई, इसके नज़रिए से वो आउटपुट है, इसने वो आउटपुट की, लेकिन अब इसके पास वो इनपुट हो गई और इसके ऊपर अब वो दोबारा काम कर रहा है। तो आप ये देख रहे हैं ZW, ZD और ZR के दरमियान इनपुट आउटपुट डेटा एक्सचेंज हो रहा है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे टिपिकल जो है एक इशू आ जाता है इस टॉपिक का, वो ये है कि ये जो डेटा एक्सचेंज है ये किस फॉर्म में होगा। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप प्रोसेस बता दें, नाम बता दें, इनपुट आउटपुट दे दें, काम हो जाएगा, नहीं, ये भी बताएं कि डेटा एक्सचेंज किस फॉर्म में होगा। फॉर एग्जांपल आप वहाँ से भेजेंगे इंटीजर, हो सकता है कि मैं इंटीजर रीड ही नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास जगह ही कैरेक्टर रखने की है। जब मेरे पास जगह ही कैरेक्टर रखने की होगी तो फिर बेशक आप इंटीजर भेजते रहें, आपके पास जवाब सही आएगा ही नहीं, क्योंकि मेरे पास इंटीजर ही नहीं आ रहा। आप भेज इंटीजर रहे हैं लेकिन मेरे पास इंटीजर नहीं आ रहा, मेरे पास कैरेक्टर आ रहा है। डाटा इंटरचेंज किस तरह से हो रहा है, दैट इज़ गोइंग टू बी अ बिग क्वेश्चन इन दैट होल टॉपिक। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। और कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी वगैरह हो तो नेक्स्ट क्लास हमारी चूँकि कल है तो हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे, रेगुलर सेशन होगा हमारा। और उसके अलावा अगर कोई आपकी क्यूरी वगैरह है तो मुझे ईमेल भी कर दें बेशक।
इट्स नॉट सो लॉन्ग कि हमारा गैप होगा इस क्लास के बाद, तो लेट्स जस्ट एंड द क्लास है। कोई क्वेश्चन क्यूरीज वगैरह हो, कमेंट्स हो, तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।